नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आज से करीब 132 साल पहले अमेरिका के शिकागो में कुछ मजदूरों ने तय किया कि वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। ये वो दौर था जब मालिक मजदूरों से 16-16 घंटे काम लेते थे। बदले में उन्हें न तो सुविधाएं मिलती थी और ना ही इलाज की व्यवस्था। मजदूरों ने व्यवस्था से लड़ने की ठान ली। इस लड़ाई में बेइंतहा खून बहा, लेकिन मजदूरों के बहते पसीने की कीमत के एवज में ये कुछ भी नहीं था। मालिकों को झुकना पड़ा और ये संघर्ष बन गया दुनिया में मजदूरों की सबसे बड़ी आवाज। आज चारों तरफ फिर वही आवाज गूंज रही है। इन 132 सालों में काफी कुछ बदला, लेकिन मजदूरों के कई नए वर्ग भी तैयार हुए। मजदूर अब सिर्फ मिलों, कारखानों और बिल्डिंगों में ही काम नहीं करते, बल्कि मजदूरों का एक नया वर्ग टाई लगाकर एयर कंडीशन्ड दफ्तरों में कंप्यूटर के आगे भी बैठता है। एक वर्ग वो भी है जिसे सरकार और बड़ी बड़ी कंपनियां अनुबंध के नाम पर अपने अधीन काम करवाती हैं। इस नए वर्ग के जन्म के साथ ही परंपरागत मजदूर जो बोझा ढोते हैं, मैला उठाते हैं, घरों में काम करते हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं, उनकी स्थिति में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। भारत में 90% से ज्यादा कामगार इसी वर्ग यानी असंगठित क्षेत्र से आते हैं। सरकार अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन ये नाकाफी है। इस कोशिश को युद्ध स्तर पर ले जाना होगा, वरना मजदूर दिवस के नाम पर तमाम कवायदें औपचारिकता बनकर रह जाएंगी। आज विशेष में बात होगी मजदूरों की, कामगारों की और उनके अधिकारों की और उनकी स्थिति की। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। मई दिवस यानी दुनिया भर के मजदूरों के हक में आवाज उठाने का दिन। अमेरिका में 1886 में मजदूरों के एक जुलूस पर गोलीबारी के बाद से यह दिन यादगार बन गया उन लोगों के संघर्ष का जिन्होंने काम के बेहतर हालात के हक में अपनी आवाज उठाई। इस घटना को 132 साल गुजर गए, लेकिन हम 21 सदी में भी पहुंच चुके हैं, लेकिन मजदूरों के संघर्ष आज भी जारी है। क्या मिस्र के पिरामिड बने होते अगर कोई हाथ उन बड़े बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक ना ले जाते? ताजमहल क्या इतना ही खूबसूरत होता अगर कामगारों ने पत्थरों को इतनी बारीकी से तराशा ना होता? या फिर कुतुब मीनार इतना ही बुलंद होता अगर किसी ने अपनी जान जोखिम में डालकर नक्काशी ना की होती? असल में मानव सभ्यता की कहानी विकास की कहानी है। इस सफर में इंसान ने शहर बसाए, कल कारखाने बनाए, बुलंद इमारतें खड़ी की, जहाज बनाए, रॉकेट बनाए, फिर चांद और दूर दराज के ग्रहों तक अपनी पहुंच बना ली। अगर इंसान सूरज को छूने की तमन्ना रखता है, ये सब कैसे हासिल हुआ और इसमें किन लोगों का योगदान है? इस मुद्दे पर बड़ी बड़ी बहस हो सकती है। इसका श्रेय मानव के हौसले, हर रोज नया सीखने और करने के जज्बे, मानसिक विकास और विज्ञान की समझ को दिया जाता। लेकिन इन सब में एक वर्ग है जिसका श्रेय देने में अक्सर अनदेखी की जाती है। वो है कामगार, मजदूर या श्रमिक, जिनके योगदान के बिना ये सब उपलब्धियां अधूरी हैं। आज भी हमारी दुनिया को बेहतर बनाने में मजदूर दिन रात जुटे हैं। वो हमारे लिए रास्ता बना रहे हैं, हमारी जिंदगी आसान करने वाली चीजों के निर्माण से जुड़े हैं। वो हमारा घर बनाते हैं, हमारे लिए मशीन बनाते हैं। हमारा टीवी, फ्रिज किसी न किसी कामगार की वजह से बना है। ये सही है कि ये सब कामगार इसके बदले पैसे लेते हैं, लेकिन क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? जो बातें अहम हैं वो है मजदूरों के काम करने के हालात, उनको मिलने वाली सुविधाएं, उनकी मेहनताने के बदले मिलने वाली कीमत, उनकी सेहत और उनके रहने के लिए हालात। मजदूर दिवस इन्हीं सब बातों को याद करने का दिन है। इस दिन हम अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में एक पल ठहर कर देखते हैं कि हमारे कामगार क्या खो रहे हैं और क्या हासिल कर रहे हैं। साथ ही ये जानने का दिन है कि सभ्य होने के तमाम दावों और विकास की तमाम मंजिलों को छूने के बाद हम मेहनत करने वालों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं।
जैकम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। एक सवाल यह भी है कि मजदूरों के अधिकारों को लेकर सवाल कब उठने शुरू हुए और कब मजदूरों को लगा कि उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए। देख लेते हैं ये रिपोर्ट और जानने की कोशिश करते हैं मजदूर आंदोलन के इतिहास के बारे में। मानव जीवन की शुरुआत में श्रम उसकी निजी जरूरतें पूरा करने के लिए था। समय के साथ आबादी बढ़ी तो श्रम जरूरतें भी बढ़ी होंगी। एक समय आया जब मानव ने एक दूसरे की जरूरतें आपस में बांटने का फैसला किया, और फिर वो समय भी आया जब श्रम साझेदारी नहीं बल्कि खुद एक उत्पाद बन गया। जाहिर है हर उत्पाद की एक कीमत होती है। प्राकृतिक नियम कहते हैं कि उत्पाद की कीमत उत्पादक तय करें, लेकिन श्रम समाज से निकलकर बाजार में आया तो नियम बाजार ने तय किए, और शायद यहीं से शुरू हुआ श्रम की सही कीमत और श्रमिक के हितों की रक्षा का संघर्ष। जब उसने लड़ाई शुरू की थी कि मेरे काम के घंटे सुनिश्चित करो, आज से लगभग 132 बरस पहले, लड़ाई तो उससे भी पहले शुरू थी, लेकिन 1886 के अंदर उन्होंने तय कर लिया कि नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो हमने खुद तय किया कि आज से हम 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। इस तरीके से शिकागो में ये मूवमेंट शुरू हुआ था। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मज़दूरों की आवाज़ उठ रही थी कि हमारे काम के घंटे सुनिश्चित होने चाहिए और हमें प्रॉपर वेतन मिलना चाहिए और एक समान वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय महिलाएं भी कामों के अंदर जो लगातार जुड़ रही थीं और बच्चे भी बाल मजदूरी के अंदर उस समय भी थे, उससे पहले 1886 से भी थे। तो उन प्रश्नों को लेकर के उस दिन 1 मई के दिवस 1886 को ये आवाज़ उठी थी कि हम आज से 8 घंटे करेंगे, और उनकी हड़ताल शुरू हुई, एजिटेशन शुरू हुई, उन पे तशद्दुद हुआ, उन पे जुल्म हुआ, और नतीजे के तौर पे श्रमिकों ने उस दिवस को 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। आधुनिक श्रम आंदोलन की शुरुआत यूरोप से मानी जाती है। औद्योगिक क्रांति के साथ ही श्रम आंदोलन भी शुरू हुए। दरअसल औद्योगिक क्रांति के साथ कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हो गए, जबकि औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक से अधिक नियुक्तियां होने लगी। 18वीं सदी और 19वीं सदी की शुरुआत में कई श्रमिक दलों का गठन किया गया। इसी दौरान फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स की रचनाएं पहले कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के गठन की वजह बनी। इनकी नीतियों को कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में संक्षेपित किया गया। इसी दौरान 1871 में फ्रांस में श्रमिकों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह के बाद पेरिस कम्यून का गठन किया गया। मजदूर दिवस की जड़ें भी इसी काल में हैं। तब अमेरिका में भी तमाम श्रमिक उत्पीड़न के खिलाफ उठ खड़े हुए। उन्होंने 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन का नारा बुलंद किया। इस मांग के समर्थन में आंदोलन हुआ और जुलूस निकले। मई 1886 में मजदूरों के ऐसे ही एक जुलूस पर शिकागो शहर में पुलिस फायरिंग हुई। फायरिंग में कई मजदूर मारे गए। इस घटना की याद में 1 मई 1889 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने का फैसला हुआ। इसके बाद से मई दिवस हक और गरिमा हासिल करने के मजदूरों के संघर्ष का प्रतीक बन गया। हमारे देश के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ें आज़ादी के आंदोलन के दौरान लड़ाइयों के चलते हुए, फिर श्रमिक संगठन जो पहला राष्ट्रीय स्तर पे बना 1920 में, उसके नेतृत्व में चलते हुए जो AITUC बना उस समय एटक, जिस संगठन की मैं इस वक्त महासचिव हूँ, तो उसके चलते हुए भी बहुत सी लड़ाइयाँ चल के ट्रेड यूनियन एक्ट हासिल करे हम 1926 में कि हमें संगठन करने का अधिकार है। उससे पहले 1923 में काम के स्थान पे कंपनसेशन मेंटेनेंस का क्वेश्चन उठाए, वो हम हासिल किए कानून। जो अंग्रेजों के टाइम के बने हुए कानून थे उनमें हम सुधार ले पाए। हालांकि भारत भी उपनिवेशवादियों के लिए औद्योगिक क्रांति का ईंधन बना, लेकिन यहाँ श्रम आंदोलन थोड़ा देर से शुरू हुआ। वेतन और सुविधाओं में सुधार के लिए संगठित आवाज उठाने का श्रेय MSS बंगाली को जाता है। उन्होंने 1875 में एक संगठन बनाकर इस दिशा में प्रयास किया। 1881 में ब्रिटिश शासकों ने औद्योगिक कानून बनाया।
1881 में ही मेघजी लोखंडे ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मजदूरों की दशा सुधारने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। उन्होंने साप्ताहिक अवकाश और प्रति कार्य दिवस में आधे घंटे की छुट्टी जैसी मांग रखी, जो ज्यादातर उद्योगपतियों ने मान ली। 1905 में प्रेस में काम करने वाले मजदूरों ने कलकत्ता में अपने लिए अलग संघ की स्थापना की। 1907 में डाक सेवा कर्मचारियों ने तत्कालीन बंबई में अपने लिए अलग संघ बनाया। 1910 में बंबई में मजदूर कल्याण संघ की स्थापना की। 1917 में सोवियत क्रांति के बाद देश ही नहीं दुनिया भर में मजदूर आंदोलन तेज हुए। 1920 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी इंटक की स्थापना हुई। 1923 में ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ, जिससे भारत में ट्रेड यूनियन को संवैधानिक मान्यता मिली। इसके बाद भी कई और संगठन बने। 1947 में देश आजाद हुआ तो लगा कि मजदूरों के अच्छे दिन आ गए हैं। हालांकि हालात दास्ता के काल जैसे नहीं हैं, कई कानून भी बने हैं, लेकिन अच्छी जिंदगी जीने के लिए देश भर में मजदूरों का संघर्ष जारी है। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। भारत में दो तरह के कामगार हैं, संगठित और असंगठित। संगठित क्षेत्र यानी वो क्षेत्र जिनकी जानकारी सरकार के पास है, जिन पर कोई आपत्ति आए तो उनके पास संगठन है, आवाज है, हक है। लेकिन ये कितने हैं? महज 7% के आसपास। देश में 90% से ज्यादा कामगार असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। ये उन लोगों का क्षेत्र है जिन तक सरकारी नीतियां या तो पहुंचती नहीं या देर से पहुंचती हैं। इन्हें आप अपने आसपास बिल्डिंगों में काम करते हुए देखते होंगे। ये लोग वो हैं जो शायद आपके घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने आते हों। ये वो लोग हैं जो हाथ से मैला उठाते हैं, खेत खलिहानों में मजदूरी करते हैं। ये वो लोग हैं जो असल मायनों में भारत के भाग्य विधाता हैं। लिहाजा मजदूर दिवस पर इनकी बात करना बेहद जरूरी है। अपने मर्जी से कैसे जाएंगे सर, अब उसका पैसा ले रखे हैं। अगला साल भी यही करे, फिर अगला साल भी वही परेशानी। 432 रुपया में वही 5-6 साल से खट रहे हैं वही रेट में। अभी बच्चे को पढ़ाई ने साथ में खटवाते हैं। पथेरे में शौचालय नहीं है। धूप, पसीना, मेहनत और दुश्वारियां, ये मजदूरों की दुनिया है। यहाँ आराम नाम की कोई चीज नहीं। अगर है तो बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने की जिजीविषा। देश में गैर संगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति पर सरकार का नजरिया साफ नहीं है। खुद सरकार मानती है कि उसके पास असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की तादाद का कोई केंद्रीय आंकड़ा मौजूद नहीं है। जाहिर है, आंकड़ों की कमी के चलते इस क्षेत्र के मजदूरों के लिए नीतियां बनाने में दिक्कतें आएंगी। हालांकि इस दिशा में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO का 2009-10 में हुआ सर्वे काफी महत्वपूर्ण है। इस सर्वे के मुताबिक देश में कामगारों की कुल तादाद 46.5 करोड़ है। इसमें से संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों की तादाद 2.8 करोड़, जबकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार सबसे ज्यादा 43.7 करोड़ हैं। असंगठित क्षेत्र की ही बात करें तो उसमें से भी सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में 24.6 करोड़, 4.4 करोड़ निर्माण कार्यों में और बाकी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसके अलावा 2007-8 का आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि देश का 93% वर्कफोर्स खुद के धंधे या असंगठित क्षेत्र में काम करने में जुटा हुआ है। इस तरह देश की आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में अनऑर्गेनाइज्ड या असंगठित क्षेत्र ही है। बावजूद इसके इस क्षेत्र के कामगारों और मजदूरों के लिए अब तक बनी नीतियां कारगर साबित नहीं हुई हैं। दुर्दैव से हमारे यहाँ केवल 7% संगठित क्षेत्र है, 93% असंगठित क्षेत्र है। तो ज़्यादा ट्रेड यूनियन मूवमेंट संगठित क्षेत्र में ही चलता है। तो बहुत बड़ा वर्ग 93% ऐसा है जहाँ कोई ट्रेड यूनियन मूवमेंट है ही नहीं, बहुत कम है। तो कोई भी लड़ाई चंद लोग खड़े होंगे लड़ने के लिए तो उसका परिणाम कैसा होगा। केवल 7% और वो भी कई हिस्सों में बटे होने के कारण कैसा प्रभाव डाल पाते हैं। इसलिए एक जो परिदृश्य बदलने की ज़रूरत है कि असंगठित क्षेत्र को भी संगठित किया जाए, उनको सबको लेकर के साथ बढ़े। 1990 के आर्थिक उदारीकरण से जहां अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली तो वहीं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का एक बड़ा तबका भी उभरा। लेकिन संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बुनियादी विकास और उनके अधिकारों में खाई आज भी साफ दिखती है। हमें यह भी जानना होगा कि असंगठित क्षेत्र के कामगार सरकारी परिभाषा के अनुसार कौन होते हैं।
असंगठित कामगार की परिभाषा दरअसल सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में दी हुई है। इसके मुताबिक असंगठित कामगार घर पर काम करने वाले, खुद का धंधा करने वाले, असंगठित क्षेत्र में मजदूरी पर काम करने वाले कामगार हैं। इसके अलावा संगठित क्षेत्र में काम करने वाले वो कामगार जो कर्मचारियों का मुआवजा अधिनियम 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और ग्रेच्युइटी का भुगतान अधिनियम 1972 जैसे कानूनों के दायरे में नहीं आते हैं, वो भी असंगठित क्षेत्र के कामगार माने जाएंगे। सरकार के मुताबिक जो पिछला सेंसस हुआ, उन सेंसस के चलते हुए 50 करोड़ के लगभग मज़दूर की गिनती बताई जा रही है और हमारे हिसाब से शायद ये 50 करोड़ की गिनती भी गलत है। जैसे फैमिली का कोई छोटा बिजनेस होता है तो उसमें महिला सारी उसकी प्रोडक्शन में लगी रहती है, चाहे वो ईटरीज़ हों, चाहे वो नमकीन चीज़ें हों, कुछ हों, लेकिन काउंट जो है वो पुरुष जो मार्केट तक पहुंचता है वो आता है। अगर महिला गाय भैंस देख रही है, दूध दो रही है, लेकिन जो मार्केट में उसको बेचने के लिए जाएगा उसको वर्कर काउंट कर लेते हैं। इवन काउंटिंग इटसेल्फ के अंदर भी फॉल्टी है। तो भी 50 करोड़ मजदूर का मतलब है, अगर उनके पीछे परिवारों के सदस्यों को भी गिन लिया जाए तो वो सब मेहनत का शवाम इस श्रेणी में आ जाएगा। सरकार घर पर काम कर रहे जिन कामगारों को असंगठित क्षेत्र का हिस्सा मानती है, उनमें से ज्यादातर लोग बीड़ी बनाने, अगरबत्ती और पापड़ बनाने के साथ ही सिलाई कढ़ाई जैसे मामूली कामों के साथ साथ सिर पर मैला ढोने, बोझा ढोने, माल ढुलाई करने और पशु गाड़ियां चलाने जैसे बेहद विपदाग्रस्त कामों में जुटे हुए लोग हैं। ऐसे कामगारों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इनमें से भी महिलाएं और बच्चे असंगठित क्षेत्र का बड़ा हिस्सा हैं। केंद्रीय श्रम ब्यूरो की ओर से जारी 2012-13 के श्रमिक आंकड़ों के हिसाब से 2011 में कुल कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 26% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर महिलाएं खेती के कामों में लगी हुई हैं और खेतीहर मजदूर हैं। शहरी क्षेत्रों में 80% महिला कर्मी असंगठित क्षेत्रों जैसे घरेलू उद्योग, छोटे मोटे व्यापार और भवन निर्माण के जैसे कामों में लगी हुई हैं। असंगठित मजदूर के लिए तो कोई सिस्टम भी नहीं है कि उसकी ऑटोमेटिकली वेज बढ़ेगी जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी। वो बहुत मिनिस्क्यूल इस वर्कफोर्स का हिस्सा है जो पब्लिक सेक्टर में आ जाते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं, जिनमें कहीं डियरेंस अलाउंस के साथ साथ जो है उनका महंगाई का इशू जो है टैकल हो जाता है कि महंगाई बढ़ी है तो उनको डियरेंस अलाउंस महंगाई का भत्ता मिल जाए। लेकिन आम मजदूर जो पिस रहा है गांव में, शहर में, फैक्ट्री में, स्वतः रोज़गार में, स्मॉल स्केल सेक्टर में और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में, होम बेस्ड सेक्टर में, उसके लिए तो कोई प्रावधान भी नहीं है। दूसरी तरफ देश में बाल मजदूरों की स्थिति अब तक नहीं संभल पाई है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 5 से 14 साल की उम्र में काम कर रहे बच्चों की अनुमानित तादाद 44 लाख है। इसके अलावा 5 करोड़ से ज्यादा निर्माण कामों में लगे मजदूर हैं, 42 लाख से ज्यादा पथ विक्रेता हैं और 47 लाख से ज्यादा घरेलू कामगार, जिसमें से सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, और हाथ से मैला उठाने वाले लोगों की बड़ी संख्या देश में हाशिए पर खड़े मजदूरों के लिए बनी नीतियों पर सवाल खड़ा करते हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि इन मजदूरों के लिए बनी इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, जननी सुरक्षा योजना, हैंडलूम कामगार व्यापक कल्याण योजना, हस्तशिल्प कारीगरों की व्यापक कल्याण योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी कई योजनाओं का लाभ लाखों असंगठित क्षेत्र के कामगार ले चुके हैं। मौजूदा सरकार ने असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण को भी मंजूरी दी है और उन्हें असंगठित श्रमिक पहचान संख्या यानी UWIN की मंजूरी भी दी गई है। अभी इस दिशा में पहल के कारण एक नई बात अभी आ रही है, एक जो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कोड आ रहा है। आज़ादी के 70 साल बाद पहली बार एक ऐसा कानून देश में आ रहा है जो देश के सभी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा यानी उनके लिए चिकित्सा, उनके लिए पेंशन, उनके लिए सब प्रकार की बातों की व्यवस्था करने जा रहा है। तो धीरे धीरे प्रयास करते करते कुछ चीज़ों पर सफलता आ रही है। इन कदमों के बावजूद हमें असंगठित क्षेत्र के ढांचे को समझना जरूरी होगा। भारत का अनौपचारिक क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र मूल रूप से ग्रामीण आबादी से बना हुआ है। ये वो लोग हैं जो गांव देहातों में परंपरागत पेशों में जुटे हुए हैं। शहरों और महानगरों में ये तब जाते हैं जब आजीविका का संकट चरम पर होता है।
लेकिन शहर जाकर भी इन लोगों को कोई सामाजिक सुरक्षा या सरकारी लाभ नियमित तौर पर नहीं मिल पाता। विडंबना ये है कि इनमें से ज्यादातर मजदूर किसी संगठन या संस्थान से नहीं जुड़ पाते। एक जगह से दूसरी जगह भटकने और शोषण सहने के अलावा इन लोगों के पास कोई चारा नहीं बचता। नतीजा, इनके बच्चे भी नियमित शिक्षा नहीं ले पाते और आखिरकार वो भी असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। इस चक्र को तोड़ना न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए बेहद जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच मजदूरों का एक नया वर्ग भी तैयार हुआ। एक अनुमान है कि सरकारी सेवाओं में ही 40% से ज्यादा लोग अस्थायी हैं, अनुबंध पर हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, और कुछ के पास तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। सरकारी कंपनियों और समितियों में अस्थायी कर्मचारियों का आंकड़ा 70% को छू जाता है। इनके लिए न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा जैसी कई चिंताएं हैं जो आज भी बरकरार हैं। सरकार ने कोशिश की कि श्रम कानूनों में सुधार हो, लेकिन कई मजदूर संगठन इन कोशिशों से सहमत नहीं दिखते। जाते जाते इसी खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं और आपको याद दिला दें कि हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देखना ना भूलें और वहां आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार। सरकार ने पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा जोर जिन मामलों पर दिया है उनमें श्रम सुधार बेहद अहम है। सरकार ने इंस्पेक्टर राज के खात्मे की बात कही, यानी उद्योग के भीतर निगरानी और जांच के नियमों से उद्योगों को मुक्त करने पर जोर दिया। इसके अलावा सरकार ने श्रम सुधार की दिशा में कई नई पहल की है, लेकिन मजदूर संगठन अभी भी इस पहल से खुश दिखाई नहीं देते। सरकार की ओर से किए गए श्रम सुधारों में अप्रेंटिस एक्ट संशोधन विधेयक 2014 प्रमुख है। इन संशोधनों के जरिए कारखानों में ज्यादा प्रशिक्षु श्रमिक रखने की व्यवस्था है। उन मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम वेतन से 30% कम मिलेगा और वो तमाम श्रम कानूनों के दायरे से बाहर रहेंगे। अप्रेंटिस कानून के उल्लंघन पर पहले मालिक को 6 महीने की जेल का प्रावधान था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही अप्रेंटिस को ट्रेनिंग देने के लिए श्रम विभाग के सलाहकार से अनुमति की जरूरत भी नहीं होगी। सरकार का तर्क है कि कानून में ये बदलाव निवेश को आकर्षित करने के लिहाज से जरूरी है, जबकि मजदूर संगठन ये कहकर विरोध कर रहे हैं कि सारे संशोधन कंपनी मालिकों के हित में किए गए हैं। अप्रेंटिसशिप कानून के अंदर एक सीमा थी, लिमिटेशंस थी, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो अप्रेंटिस तो वर्कर भी नहीं कहलाता है, और अप्रेंटिस के नाम पे अगर मालिक कुछ समय ट्रेनिंग दे के बाद में काम लेते रहे, उन पे कोई रोक नहीं रहे, तो ये भी उनके शोषण की बात है। कुल मिलाकर श्रम सुधारों की पहल में 16 केंद्रीय कानूनों को खत्म करने की बात कही गई है और कई कानूनों में बड़े बदलाव किए गए हैं। फैक्ट्रीज एक्ट संशोधन विधेयक 2016 में बदलाव के तहत विधेयक की धारा 64 और 65 में संशोधन के साथ ओवरटाइम बढ़ाने का प्रावधान है। धारा 64 में जहां कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की ओवरटाइम की अवधि को 50 से बढ़ाकर 100 घंटे करने का प्रावधान है, वहीं धारा 65 में संशोधन कर इसे 3 महीने में 75 घंटे से बढ़ाकर अधिकतम 115 घंटे तक करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक के अनुसार कारखाने में काम करने वाला कर्मचारी तय करेगा कि उसे ओवरटाइम कम करना है या नहीं। सरकार के अनुसार डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया के तहत निवेश बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में श्रम शक्ति की जरूरत है। महिलाओं को नाइट शिफ्ट वर्क नहीं था, सिर्फ वो नाइट शिफ्ट वर्क उनका चलता था, एविएशन में चलता था, कम्युनिकेशन में चलता था, एयरपोर्ट सर्विसेज देनी पड़ती हैं उनको, हॉस्पिटल सर्विसेज देनी पड़ती हैं, ये था। लेकिन फैक्ट्रीज़ के अंदर, माइंस के अंदर कहीं भी महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट नहीं था, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन का क्वेश्चन उठता है, फैमिलीज़ का क्वेश्चन उठता है, कोई उनको ट्रांसपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता है, उनका सुरक्षा का इशू होता है, वो इन जनरल प्राइवेट सेक्टर में यूज़ होता है। उसमें भी कानून चेंज हो चुका है सरकारों की तरफ से, अब सब जगह नाइट शिफ्ट है। इससे पहले सरकार ने श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए फैक्ट्रीज एक्ट संशोधन विधेयक 2014 को पेश किया था। सरकार का कहना है कि फैक्ट्रीज एक्ट संशोधन विधेयक 2014 के विधेयक को अस्वीकार नहीं करती है। दरअसल फैक्ट्री बिल 2016 को कुछ महत्वपूर्ण संशोधन लाने के लिए लाया गया है, जिसमें सरकार के अनुसार देरी नहीं की जा सकती। हालांकि दोनों विधेयक अभी कानून नहीं बन पाए हैं। फैक्ट्रीज एक्ट संशोधन विधेयक 2014 के तहत जो प्रावधान हैं, उनमें कारखानों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। इससे पहले ये केंद्र के अधीन था। इसमें काम करने के घंटों को 12 कर दिया गया है। पहले काम की अवधि 8 घंटे हुआ करती थी, जिसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक भी शामिल था। औद्योगिक विवाद मामले में
केस दर्ज करने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया गया है, जो पहले लेबर इंस्पेक्टर के पास हुआ करता था। असल में लेबर इंस्पेक्टर के सारे अधिकार इस कानून में छीन लेने का प्रावधान है। मजदूर कानूनों में बदलाव, कुछ कानूनों में तो बदलाव समय की ज़रूरत है। जो 1926 का जो ब्रिटिश पीरियड के बने कानून हैं, आज हम 2018 में बात कर रहे हैं, तो कुछ कानूनों में तो स्वाभाविक रूप से संशोधन होना चाहिए, रिव्यू होने ही चाहिए। लेकिन कुछ कानूनों में ऐसे बदल करने के प्रयास हो रहे हैं जो मजदूर को सुविधा मिली है, जो सुरक्षा मिली है, उसको समाप्त करने का प्रयास आ रहा है। तो इसके विरुद्ध पूरा मजदूर आंदोलन लड़ रहा है। बीते सालों में केंद्रीय कैबिनेट ने फैक्ट्रीज एक्ट 1948, अप्रेंटिस एक्ट 1961 और श्रम कानून एक्ट 1988 जैसे कानूनों में कुल 54 संशोधन पास किए थे। इनके तहत कार्यस्थल पर सुविधाएं, ओवरटाइम से जुड़े नियम, महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति और श्रम कानूनों के उल्लंघन पर सजा को जुर्माने में बदलने जैसे प्रावधान शामिल हैं। मातृत्व के समय कामकाजी महिलाओं के रोजगार की रक्षा के लिए सरकार ने मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 पास किया था। इसके तहत 2 जीवित बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह और 2 बच्चों से अधिक के लिए 12 सप्ताह तक छुट्टी का प्रावधान है। इसके अलावा कमीशनिंग मदर और गोद लेने वाली मां के लिए 12 सप्ताह तक अवकाश का प्रावधान है। साथ ही 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए भी क्रेच को अनिवार्य बनाया गया है। मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 मातृत्व के समय महिला को सुरक्षा और लाभ का हकदार बनाता है। इसके अलावा महिला को अपने बच्चे की देखभाल के लिए पूरे भुगतान के साथ उसे काम से अनुपस्थित रहने की सुविधा है। यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों के रोजगार वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू है। इसके अलावा सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कर्मचारी प्रतिकर संशोधन विधेयक 2016, ग्रेच्युटी का भुगतान संशोधन बिल 2017 पास किया है, जबकि मजदूरी संहिता बिल 2017 अभी संसद में लंबित है। यही नहीं, वेतन से जुड़े कानूनों को खत्म कर इसकी एक परिभाषा बनाने की दिशा में भी सरकार ने पहल की। इसके लिए सरकार ने न्यूनतम वेतन कानून 1948, वेतन भुगतान कानून 1936, बोनस भुगतान कानून 1965, समान वेतन कानून 1976 का विलय कर दिया। हालांकि मजदूर संगठनों और वामपंथी पार्टियों ने इस पहल का तीखा विरोध किया और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर वो इस दिशा में आगे बढ़ती है तो देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।